दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, इन दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डायबिटीज़ पर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि मॉरिशस में देखा जाए तो बहुत से लोगों को डायबिटीज़ बीमारी है। तो डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर हो गई हो तो क्या करना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर जी, हम बार बार कहते हैं डायबिटीज़ जो है बहुत ये घातक बीमारी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से भी इस पर काफ़ी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इसको आप कंट्रोल करें। ना हो तो अच्छी बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर हो गई हो तो उस पर क्या करना चाहिए, और इसको बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, नहीं तो ये इसका जो बहुत घातक हो सकता है। पैर भी कभी कभी एम्पुटेशन पर आ जाते हैं या किसी की मौत भी हो जाती है। तो डॉक्टर जी, ये सबसे हमारे दर्शकों को बताएं सबसे पहले कि डायबिटीज़ है क्या। देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है और आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले बोला प्रमेहो अनुषंगी नाम। अनुषंगी का मतलब होता है साथ रहने वाला। मतलब डायबिटीज़ जो है वो आपको आपका पीछा छोड़ती नहीं है और आपको इसको केवल दवाई खाकर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप लगता है आपको मैं दवाई खा लिया, अब मुझे ना तो एक्सरसाइज करना है, ना डाइट का ध्यान रखना है, ना स्ट्रेस का ध्यान रखना है, तो गोली खा लिया तो मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अपना डाइट अच्छे से लेना पड़ेगा, जैसा आपको डॉक्टर बताते हैं डायबिटीज़ का डाइट। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, डी स्ट्रेसिंग, डी एडिक्शन आपको करना पड़ेगा, और साथ में आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। ये सब करेंगे तभी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर पाएंगे। डायबिटीज़ क्या है कि हमको एनर्जी के लिए ब्लड शुगर चाहिए। हमको जो भी काम करना, अगर हम बैठे भी हैं तो भी अभी हजारों एक्टिविटी हमारी बॉडी में चल रही हैं, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सब सेल काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उन सबको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। अब जब कभी हमारी बॉडी ग्लूकोज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती है तो ब्लड में ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होता और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज़। इसके दो तीन मैकेनिज्म होते हैं। या तो आपका इंसुलिन अच्छे से बन नहीं रहा, जो कि सेल में ग्लूकोज को भेजने की चाबी है, जिससे कि आपका ब्लड का ग्लूकोज सेल में जाके कंज्यूम होगा, आपको एनर्जी देगा, वो नहीं हो पा रहा। तो सेल के अंदर तो ग्लूकोज की कमी है और सेल के बाहर ब्लड में बहुत ग्लूकोज है, जो कि हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट में। और कभी कभी क्या रहता है कि आपका इंसुलिन तो ठीक बन रहा है लेकिन आपके सेल उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये दो मेन मैकेनिज्म है, जिनसे कि इसके अलावा और भी 4-5 मैकेनिज्म है जो कुछ डायबिटीज़ में रहता है। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ होती है, तो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ऐसे और 6-7 प्रकार का और डायबिटीज़ होता है। लेकिन सबसे कॉमन जो है टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि आपको 40-50 वर्ष की आयु में होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। डायबिटीज़ को जानना ही इसका बचाव का एक रास्ता हो सकता है। नो डायबिटीज़, डायबिटीज़ को जानिए। नो डायबिटीज़ फॉर नो डायबिटीज़। अच्छा। डायबिटीज़ से बचने के लिए डायबिटीज़ को जानिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाइट प्लान प्रॉपर हो, जैसा आपको डॉक्टर बोलते हैं, और आपको एक्सरसाइज रेगुलर रखना है। आयुर्वेद में इसके लिए एक्सरसाइज का महत्व बहुत बताया है। योगा के द्वारा आपको तनाव मुक्त रहना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, और इस प्रकार आपको एडिक्शन से कईयों से बचना है। तनाव डायरेक्टली डायबिटीज़ को बढ़ाता है। ये सब अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो आप डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। डॉक्टर जी, अभी आपने बताया जब इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी जो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो ऐसा क्यों। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार का सेल रहता है, उसको बोलते हैं बीटा सेल। अगर आपका बॉडी वेट 70 किलोग्राम है तो आपके बॉडी में इंसुलिन पैदा करने वाला जो सेल है उसका वेट होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम ओनली। वो छोटा सा 1 ग्राम क्या होता है, वो 1 ग्राम सेल का टोटल सेल्स का वेट है, और वो इंसुलिन बनाता है जो कि हमारे शुगर को कंज्यूम करता है, कन्वर्ट करता है। अभी किसी वजह से आपके पैनक्रियाज बीमार हो गए और आपका वो पोर्शन अच्छे से इंसुलिन नहीं बना रहा है, या वो इंसुलिन तो ठीक बन रहा है लेकिन आप जो 3 मेन सेल हैं, लिवर सेल, फैट सेल, मसल सेल, इन 3 सेल में जाकर वो इंसुलिन चाबी का काम करता है, ग्लूकोज को अंदर भेजता है, ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, हमको फायदा होता है। तो वो जो 3 सेल हैं,
लिवर फैट और मसल सेल, वहाँ पर ये चाबी काम नहीं कर पाती है इंसुलिन की, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन कारणों से डायबिटीज़ होता है। तो हमें तो यही ध्यान रखना है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं, या आप मधुमेह के रोगी हो गए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता से रोग और बढ़ेगा। आपको डॉक्टर से मिलकर, अपने डायबिटोलॉजिस्ट को मिलकर आपका डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान और दवाइयों का प्लान आपको अच्छे से फॉलो करना है, उसको खुद चेंज नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही दवाइयाँ कम ज़्यादा कर देते हैं, उसका नुकसान होता है। और डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये ऐसी बीमारी है कि आप बता रहे हैं कि ये उम्र के साथ हमेशा ये कभी बढ़ती है, लेकिन क्या कभी घट भी सकती है, उसे घटा सकते हैं? जी हाँ, रिवर्स कर सकते ये हैं? रिवर्स भी हो जाता है। देखिए, अगर आप, वही बात है, वही तीनों चीज़ें, अगर आपका डाइट बहुत डायबिटीज़ के हिसाब से ठीक हो गया, आपका एक्सरसाइज, डी एडिक्शन, स्ट्रेस मैनेज हो गया, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल सही हो गया, और दवाइयाँ अच्छे से ले रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो अ वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक इज एज गुड एज अ नॉन डायबिटिक। तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना नॉर्मल व्यक्ति को रहता है, उसका स्वास्थ्य रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज वगैरह, आपका लाइफस्टाइल ही वैसा अच्छा होना चाहिए कि डायबिटीज़ आपको इसको रोज़ कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर डाइट को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बीमारी बहुत बढ़ सकती है और ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन जब डाइट पर बात कर सकते हैं तो थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए। देखिए, आपको जो सिंपल ग्लूकोज हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे चीनी हो गया, मैदा है, ब्रेड है, राइस है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, यानी कि वो शुगर को जल्दी बढ़ाते हैं, ऐसे भोजन जो कि हमारे शरीर में तुरंत पच जाते हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोला, शुगरी स्टफ, जितना भी चीनी वाला कुछ भी है, तो वो जल्दी से आपके बॉडी में जाके ब्लड में पहुंच जाता है, शुगर को बढ़ा देता है। अच्छा। तो जो फूड ब्रेकडाउन होने में समय लेते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, है ना, तो सलाद और सब्जियां अधिक लेना, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मिलेट्स, हमने पहले बात की थी मिलेट्स पर, इस प्रकार का भोजन अधिक लेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर अधिक लेंगे, जैसे आलू है, ये स्वीट पोटैटो है, ये सब इनको भी कम लेना चाहिए। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप अपने डॉक्टर को मिलकर अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाइए, अपने डाइटिशियन को मिलकर, डॉक्टर को मिलकर, आयुर्वेदा डॉक्टर को मिलिए और उनसे प्रॉपर एक डायबिटीज़ का प्लान लीजिए। एक प्लान जो कई लोगों को सूट करता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, क्योंकि जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार आपका नेचुरल इंसुलिन रिलीज होता है, स्टोर्ड इंसुलिन रिलीज होता है। तो अगर वो छोटा छोटा भोजन बार बार करेगा डायबिटिक, तो बार बार नेचुरल इंसुलिन रिलीज होगा, ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज़ पर यानी मेरा खोज रहा और विषय ही रहा, तो पीएचडी करने के लिए मैंने इस विषय को चुना था। लोगों को, विशेषकर मॉरिशस में काफ़ी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, तो हम प्रिवेंट के लिए काफ़ी जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं और खोज करते हैं। तो डायबिटीज़ का मतलब क्या है? का मतलब है कि जनता के, आदमी के खून में शक्कर आ जाता है। क्यों? वो व्यायाम नहीं करते हैं और खान पान गलत होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेते हैं, तो वो ग्लूकोज के रूप में वो चीज़ें बदल कर डायबिटीज़ पैदा कर देते हैं। और दो प्रकार के हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 2 वाले में इंसुलिन की ज़रूरत होता है। जब पैंक्रियास हमारा काम नहीं करता है तो खून में शक्कर आ जाता है, खून में चीनी आ जाती है, तो इससे डायबिटीज़ बढ़ जाती है। और डायबिटीज़ के साथ साथ आँखें भी खराब हो जाता है, पैर भी खराब हो जाते हैं, और यदि किसी को चोट लग जाती है तो डायबिटीज़ के कारण वो जल्दी सूखता नहीं है, और मोटापा के कारण भी डायबिटीज़ आती है, और कोलेस्ट्रॉल के कारण भी मोटापा आता है। तो अनेक प्रकार से अनेक कारण ऐसे हैं जो हम प्रिवेंशन करवाते हैं। और
जिसको हो जाता है डायबिटीज़, तो किस प्रकार से दवाइयाँ लेनी पड़ती है वो हम सलाह देते हैं। तो मॉरिशस में काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं और दुनिया भर में तो प्रचलित है ही ये बीमारी। तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जितने भी कम मीठा फल है उसको ले सकते हैं। जैसे कि कच्चा आम है, कच्चा केला है, जमलाक है, और सेब भी ले सकते हैं कभी कभी। और इसके बचाव के लिए एक गिलास में पानी ले लेते हैं और उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, निचोड़ कर डाल देते हैं और मरीज को पिलाते हैं। तो ये भी मरीज को सहायता करता है डायबिटीज़ की बीमारी में। तो और ऐसे अनेक चीज़ें हैं, जैसे कि करेला है। हम एक कच्चा करेला को लेते हैं। आप इस करेले को काट कर ऐसे चीरा लगाकर या फिर से ऐसे काट कर इसका टुकड़े टुकड़े करके ऐसे मैंने शुरू में इसको धोकर, साफ पानी से धोकर सुखा लिया है। अच्छा। यानी वो साफ है। इसमें आप अपना विनेगर, अपना प्याज, अपना लहसुन मिलाकर इसको कच्चा ही सलाद की तरह खाइए। ये हो गया खाना खाने की तरह। अब इसी को मतलब कि इसमें आप लगाएंगे विनेगर, लहसुन हाँ, और प्याज। ये विनेगर नमक। इसमें डालकर और लहसुन डाल दें और प्याज भी डाल दें, हाँ। तो वो सलाद की तरह बन गया। अच्छा। तो आप इसको कच्चे ही खा लें। जी। कुछ लोग इसको कच्चे ही खाते हैं, कुछ लोग इसको उबाल कर सलाद बनाकर खाते हैं। दोनों तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, अब तीसरी जो फ़ायदा है, वो प्याज निकाल कर एक तरफ रख देंगे, लहसुन जो है जो एक तरफ निकाल देंगे, एक दूसरे प्लेट में तैयार करेंगे। तो इसको मिक्सी में डालकर आप पीस लेंगे, ये चटनी की तरह हो जाएगा। तो उस चटनी में थोड़ा सा एक गिलास पानी डाल लो और उसको जूस बना लो। अच्छा। और जूस की तरह आप पी सकते हैं। जैसे कि घर पर हमारे वृद्ध लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, दांत नहीं तो होते उनके दांत नहीं होते हैं, वो नहीं खा पाते हैं सलाद। हाँ। तो वे लोग जूस की तरह भी पी सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए वो बहुत बढ़िया दवाई है, नुस्खा है। नमस्कार, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी डायबिटीज़ के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 या 5 बजे आप 4 ग्लास हल्का गर्म पानी पिएंगे। 3 या 4 ग्लास आप पीने की कोशिश कीजिए। पीने के बाद आप फिर जाके ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद आप बैठ के फिर थोड़ा योगा प्राणायाम करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको प्राणायाम करना है और हल्के फुल्के योगा करना है। ठीक है, पहले आप हल्का सा ओम करेंगे, जिससे आप अपना माइंड को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा थकता है हमारा दिमाग दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। तो दिमाग को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी बीमारी का उत्पत्ति दिमाग से ही होता है, क्योंकि स्ट्रेस से होता है। तो दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम हल्का सा ओम करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अभी थोड़ा डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग के लिए आप बहुत हल्का इनहेल करेंगे और बहुत स्लोली एक्सहेल करेंगे।
3 बार ओम करके फिर आप 5 से 10 बार हल्का डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग के बाद फिर आप करेंगे लोम विलोम। लोम विलोम के लिए आप पहले ये 2 उंगली अपने थर्ड आई पर या अपनी तीसरी आँख दोनों आईब्रो के बीच में उधर रखेंगे। फिर ये उंगली से आप अपने यहाँ के नाक को बंद करेंगे और थंब से अंगूठे से आप अपने यहाँ के नाक को बंद करेंगे। तो पहले राइट हैंड से शुरू करेंगे, इनहेल, ऐसे आप लोम विलोम करेंगे जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब हम ये 2 उंगलियां अपने थर्ड आई या 2 आईब्रो के बीच में रखते हैं तो यहाँ हमारा तीसरा आँख होता है, वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है और इससे हमें ऊपर भगवान की शक्ति या जो ऊपर वाले की शक्ति बहुत मिलती है, उसकी ब्लेसिंग मिलती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और साथ में जब हम एक नाक बंद करते हैं, दूसरे से इनहेल करते हैं, दूसरे को बंद करते हैं, फिर राइट को इनहेल करते हैं, इससे हमारे जो भी गंदगी है जो हमारे नालियों में, ये हमारे नाड़ी कहा जाता है इसको आयुर्वेदा में, हमारे यहाँ सुषुम्ना नाड़ी और ईडा और पिंगला नाड़ी, ये तीनों नाड़ियों को हम एक साथ साफ़ करते हैं। तो ये 3 नाड़ी साफ़ होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पेट के रास्ते से, टॉयलेट या पीपी के रास्ते से निकलना शुरू होता है। पानी पीकर करने से ये फ़ायदा आपको होगा कि आप जितना ऑक्सीजन ले रहे प्राणायाम के दौरान, तो ये पानी से सारे टॉक्सिन आपके जो पेट में अतरियों में जमे हैं, जो इंटेस्टाइन में जमे हैं, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन जो है 3 से 5 मीटर लंबा होता है, तो उसमें बहुत सा टॉक्सिन जमा होता है। तो टॉक्सिनों को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो बीमारी का जड़ है। तो बीमारी का जड़ नहीं निकालेंगे तो बीमारी कहाँ से निकलेगा? खाली दवा गोली से काम नहीं होगा। तो प्राणायाम करने से जितना ऑक्सीजन जाएगा और पानी जो आपने पिया है वो उस पानी से वो टॉक्सिन फूल जाएगा और साथ में प्राणायाम से ऑक्सीजन से वो पुश आउट होगा, शरीर से बाहर निकलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति 3 स्टेप का होता है। पहले इनहेल नॉर्मल करेंगे, फिर हम अपने पेट को खींच लेंगे और उसके बाद एक्सहेल विथ फोर्स करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कपालभाति। तो कपालभाति में जब हम फोर्स से जब हम पेट को खींचकर जब एक्सहेल करते हैं तो इससे हमारे पेनक्रियास को, हमारे पेट के अंदर के सारे मसल्स को एक ताकत मिलता है, एक एक्सरसाइज होता है। तो पेनक्रियास जो कि शीतल हो गया है, जो काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन कम बना रहा है, तो उसको एक एक्सरसाइज मिलता है। तो पेनक्रियास फिर जागृत होता है और इंसुलिन बनाता है। तो इससे कपालभाति डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कपालभाति, लोम विलोम और डीप ब्रीथिंग, ये 3 प्राणायाम अगर आपने किया रोज़ सीरियसली सुबह और शाम या दिन में कम से कम 1 बार, तो आपको इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा और आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। आपको ये सभी प्राणायाम में शुरुआत में आपको सिर्फ 10 बार करना है और जब डीप ब्रीथिंग करेंगे तो वो भी 10 बार, लोम विलोम भी 10 बार, कपालभाति भी 10 बार, क्योंकि आपके शरीर को इतनी ऑक्सीजन की आदत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से आपका शरीर में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको घुमरी आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा फेप लगेगा, तो आप इसको करना छोड़ देंगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी से शुरुआत कीजिए। आपने पहले 1 हफ्ता 10 बार किया, फिर 2 हफ्ते के बाद आप उसको बढ़ाकर 25 बार कर दीजिए, फिर आप उसको 50 बार कर दीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 75 कर दीजिए और फिर 100 बार। तो 100 बार तक अगर आपने कर दिया तो आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये खाने के पहले हमेशा करना है और खाली पेट में इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पेट खाली रहता है, पेट को पूरी तरह एक्सरसाइज मिलता है, ज़्यादा पानी पिए रहते हैं तो वो सब टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है। और इसे रोज़ आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को जब सूरज ढल जाए उस समय भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले। तो फिनिशों के समय आप 3 ये करने के बाद आप फिर से थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे,
5 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करके, फिर से चाहिए तो ओम करके, फिर रिलैक्स करके 5 मिनट, फिर आप उठ सकते हैं। मगर इसके साथ अगर आपने थोड़ा वॉकिंग किया 10-15 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा होगा। वॉकिंग आपको धूप में करना होगा। सुबह का जो धूप होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सूर्य उदय से लेके एक 8-9 बजे तक का धूप आपके शरीर के लिए बहुत हीलिंग एनर्जी उसमें होती है। तो अगर उस धूप में आप थोड़ा चलेंगे, अपने गार्डन में थोड़ा गार्डनिंग का कुछ काम करेंगे, या धूप में बैठेंगे, या पुस्तक पढ़ेंगे, या वॉकिंग करेंगे, तो ये आपका सनबाथ जो होता है वो भी आपको बहुत तरह से, बहुत से स्किन इन्फेक्शंस, और बहुत सारे डायबिटीज़ वालों को स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो उनके लिए धूप में चलना बहुत ज़रूरी है। तो धूप मगर 9 बजे के पहले, 9 बजे के बाद वाला धूप में हीलिंग एनर्जी इतना नहीं रहता है। अनुलोम विलोम को अगर हम लोग मधुमेह या डायबिटीज़ के साथ में एसोसिएट करेंगे तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग ब्रीदिंग टेक्निक है। इसका लाभ ये रहता है कि आप तनाव मुक्त होते हैं, आपका पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पर है, आप बहुत ही एक पैटर्न में इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स नहीं हैं, यू आर काइंड ऑफ थॉटलेस, इट मीन्स आपका स्ट्रेस कम हो गया। और जब तनाव कम होगा तो तनाव के जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, वो सभी के सभी इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे, आपका इंसुलिन डिप्रेस रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में रहते हैं, थॉटलेस, ऑलमोस्ट थॉटलेस हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, जैसे कि कपालभाति। अनुलोम विलोम भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप तनाव मुक्त होते हैं और उससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, डायबिटीज़ का लेवल कंट्रोल होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है। सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। आज का जो योगा क्लास है जिसमें हम योगा द्वारा डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में हम दिखाएंगे। Inhale, look up. Slowly, slowly come forward. Try to touch the mat with your forehead. Keep breathing. Feel the stretch on your lower abdomen. Gently take an inhalation and come back. एक्सेल एंड रिलैक्स। तो अभी हमने योग मुद्रा देखी। योग मुद्रा में भी आप देख रहे हैं कि एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं, पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, स्टमक, उन पर प्रेशर पड़ता है, उनमें एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है, इम्प्रूव्ड ब्लड सप्लाई रहती है, जिससे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप अपने फोरहेड को फ्लोर पर टच कर पाते हैं, जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आपका मस्कुलेचर और मस्कुलेचर में ब्लड वेसल हेल्दी रहेंगे और डायबिटीज़ का खतरा कम रहेगा। अर्ध मस्तेंद्रासना। कीप योर लेग स्ट्रेट, कीप योर बैक एंड नेक erect. Fold your right leg, keep it near to the right buttocks. Right leg, left leg on top of your right leg. Keep your left hand behind. Raise your right hand up. With the right hand, try to touch the right knee. If you are a little more flexible, you can hold your left toes with your right hand. Feel the stretch inside your abdomen and look at the back side. Take a deep breath. Come back. Unfold your hands and your legs. We'll go for the opposite side. Fold your left leg, keep it near to the right buttocks. Right leg on top of your left leg. Keep your right hand behind. Twist your trunk. Lift your left hand up. You can hold your left knee, or if you are a little more flexible, you can hold your right toes and look at the back side. Take a deep inhalation
Come to the center, unfold your hands and your legs. Relax. तो अभी आपने अर्ध मत्स्य इंद्रासन देखा। ये बहुत ही अद्वितीय आसन है। एब्डोमिन के ऑर्गन्स की इस तरह की ट्विस्टिंग आपको बहुत प्रयास के बाद में आती है। इसको मास्टर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बात वही है, जितने आपके अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स का मूवमेंट रहेगा, आपका अपर एब्डोमेन मूव करेगा, उतना पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेंगे और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। मैं रानी सिबोरा, आई हैव ए क्वेश्चन। अगर ओबेज है तो हाई रिस्क है डायबिटीज़ होने के लिए? डायबिटीज़ और ओबेसिटी का जैसे आपने एसोसिएशन पूछा, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क अधिक है। बिल्कुल है। आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले बोला कि डायबिटीज़ और मोटापा दोनों बहुत ही रिलेटेड हैं। आयुर्वेद में दोनों मेद धातु से बोले गए, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। तो अब मॉडर्न साइंस भी इसको मानता है। 4 प्रकार की बीमारियां आजकल अधिक लोगों में मिलती हैं, मतलब एक व्यक्ति में 4 बीमारी रहेंगी। आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका बॉडी का जो चय अपचय है, अगर वो खराब रहेगा तो आपको 4 प्रकार के मेटाबॉलिक रोग होंगे। इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स। इसमें मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल एंड हाइपरटेंशन। आप ऐसे बहुत लोगों को देखेंगे जो ओवरवेट भी हैं, डायबिटीज यस, हाई कोलेस्टेरॉल यस, हाइपरटेंशन यस। एक आदमी में जब चारों रोग होंगे, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो बिल्कुल मोटापे का डायबिटीज के साथ में बहुत बड़ा रिस्क है, और ये चारों रोग मिलकर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और रेगुलर योगा उनको करते रहना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नाम रीता शर्मा गजाधर है। मेरा एक सवाल है आपसे। किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो उसके सिम्टम्स क्या है? हमें पता नहीं चल पाता कई बार कि हमको डायबिटीज़ हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और कई लोगों को तो वर्षों तक पता नहीं चल पाता इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे। आपको वीकनेस रहेगी, आपको भूख अधिक लगेगी, प्यास अधिक लगेगी, और आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़ेगा। आपको यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपको बहुत भूख, बहुत प्यास और बहुत यूरिनेशन हो रहा है तो आपको ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। अगर आपको रात को 2-3 बार उठना पड़ता है टॉयलेट जाने के लिए, तो आपको अवश्य अतिशीघ्र आपको अपना ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। ये स्टार्टिंग के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। रीता जी। मैं माला सिबू, एक सवाल है डॉक्टर के। मेरे पति तो डायबिटीज़ की बीमारी थी, क्या मेरे बच्चों को ये बीमारी हो सकती है? अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों को डायबिटीज़ होने का रिस्क 50% है। अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चों को डायबिटीज़ होने का रिस्क 80% से अधिक है। रिस्क है क्योंकि ये एक हेरिडिटी बीमारी है, आपके जीन्स में ये बीमारी चलती है। तो अगर माँ बाप को बीमारी है तो बच्चों को होने का हाई रिस्क है। लेकिन अगर वो बच्चा शुरू से, बिकॉज ये बीमारी 40-50 साल की आयु में जाकर होती है, अगर वो बच्चा बचपन से लेकर जवानी में और 40-50 की एज तक अपने आप को एक्टिव रखता है, फिजिकली एक्टिव रखता है, डाइट अच्छे से करता है, स्ट्रेस नहीं करता, तो दोनों माँ बाप को भी, अगर दोनों पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है तो भी बच्चा उससे बच सकता है अगर वो बच्चा अलर्ट है। लेकिन ये मानना पड़ेगा डायबिटिक पेरेंट्स के बच्चों को कि वो हाई रिस्क ग्रुप हैं, उन्हें अधिक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दर्शकों, हम समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के दौरान हमने आप लोगों को बताया जो बीमारी है डायबिटीज़, किस तरह की बीमारी है, इसको आप मामूली तौर पर मत लीजिए। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया हो तो ज़रूर आप इसको कंट्रोल में करें, इसको आप नियंत्रण में रखें खान पान द्वारा, योगासन द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा, ताकि आप ये बीमारी आपके लिए घातक न हो। क्योंकि देखा जाता है ये बीमारी को अगर कंट्रोल में न रखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने आप लोगों को बताया कि आपको क्या करना चाहिए ताकि ये बीमारी न हो, और हो गई हो तो क्या करना चाहिए। तो देखते रहिए प्रोग्राम, फिर मिलेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ई शर्मा जी को धन्यवाद, सौम्या जी को धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्ते।